नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। मुद्दे का जो संबंध है वो पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और फिर उसके हत्या किए जाने से संबंधित है। और इस मामले में आरोपी जो दोषी संजय राय है उसको अब न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और अब एक बार फिर से ये जो मामला है ये चर्चा में है, क्योंकि इस मामले में पहले ही सीबीआई ने आरोपी जो दोषी संजय राय है उसके लिए मृत्यु दंड दिए जाने की जोरदार वकालत की थी। सीबीआई ने ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के सीएम ने भी इसका समर्थन किया था। लेकिन इसके बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना है कि जो मृत्यु दंड है वो केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दिया जाना चाहिए। इसके बाद से अब एक बार चर्चा ये फिर से होने लगी है कि आखिर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो मामले हैं आखिर ये होता क्या है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों चर्चा में है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों नहीं दिया है संजय राय को मृत्यु दंड। और इसी में हम देख लेंगे कि आखिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो मामले हैं इसमें कोर्ट का क्या फैसला है, मृत्यु दंड देने के लिए कौन सी परिस्थितियां होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, और गंभीर कौन सी परिस्थितियां हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी मृत्यु दंड के अपने देश में प्रावधान है उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले कि आखिर ये मामला चर्चा में क्यों है। तो देखिए, पहले ही हमने बता दिया कि पश्चिम बंगाल के पिछले वर्ष की ये घटना है जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ रेप होता है, फिर उसकी हत्या होती है और इसमें आरोपी तय किए जाते हैं संजय राय। लेकिन इनके ऊपर कहें तो मामला चलता है और अब न्यायालय ने इन्हें आजीवन कारावास दिया है। और इसी कारण से ये जो मसला है ये काफी चर्चा में है, क्योंकि पिछले वर्ष इस मामले से संदर्भ में देखें तो डॉक्टरों ने बड़े स्तर पे कहें तो कई जगह धरना प्रदर्शन या इस तरह के कह सकते हैं कि विरोध का प्रदर्शन किया है। और इस पूरे मामले की जो चर्चा थी वो पूरे देश दुनिया में थी। और इस संदर्भ में चूंकि सीबीआई ने पहले ही इस मामले में जो भी दोषी था उसे मृत्यु दंड देने की जोरदार वकालत की थी और हर स्तर पे ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसे मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है इससे सभी चौकन्ने हैं। तो देखते हैं कि आखिर ये मामला क्यों चर्चा में है, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे सीबीआई ने इस मामले में मृत्यु दंड की जोरदार वकालत की थी, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जो मृत्यु दंड है ये केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दिया जा सकता है। अब देखेंगे कि आखिर एक्चुअल में जो न्यायालय है वो कहना क्या चाह रहा है, उसने क्यों नहीं दी सजा संजय राय को मृत्यु दंड की। तो देखिए यहाँ पर क्यों नहीं दी गई मृत्यु दंड की सजा, तो इसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो सिद्धांत है ये क्या कहता है ये समझना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय कानून के अनुसार देखें तो भारतीय कानून में मृत्यु दंड को केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दिया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। यही नहीं, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है कि अपराध इतना गंभीर और गंभीर होना चाहिए कि वो समाज के लिए इसका जो अवलोकन है वो करना असंभव हो। ये अपने कानून में दिया गया है। इसके आधार पर ही हम कहते हैं कि ये जो मामला है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। अब इस पूरे मसले में देखें कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं रखा है। यानी कि ये जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से संबंधित जो महिला डॉक्टर है इसके बलात्कार और इसकी जो हत्या की गई है इस मामले को कहीं ना कहीं इस श्रेणी से बाहर रखा है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब यही है कि अदालत का मानना था कि इस मामले में सुधार की समीक्षा अभी बाकी है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं ये जो मसला है अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी में अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियां आती हैं, उनको हम देखते हैं कि आखिर मृत्यु दंड देने के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां हैं वो क्या हो सकती हैं। इसके संदर्भ में कानून ने क्या बातें कही है, तो कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों का उल्लेख कानून में मिलता है। उन परिस्थितियों पर हम चर्चा करेंगे जिनके आधार पर मृत्यु दंड दिया जा सकता है। पहली जो परिस्थिति है
पूर्व नियोजित और अगर क्रूर हत्या की गई है तो इस मामले में कहीं ना कहीं रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला मानते हुए कहीं ना कहीं इसमें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। यदि हत्या पूर्व नियोजित हो, सुनियोजित हो और उसमें अत्यधिक क्रूरता शामिल हो। इसके साथ ही जो मृत्यु दंड है उसकी दिशा में एक गंभीर परिस्थिति अगर मानी जाती है तो इन परिस्थितियों में जो भी आरोपी दोषी होगा उसे मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा अगर असाधारण भ्रष्टता देखने को मिलता है, यदि हत्या में कोई बड़े स्तर की असाधारण भ्रष्टता शामिल हो, जैसे निर्दोष जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों के साथ अत्यधिक क्रूरता या व्यवसायिक रूप से यह एक संगठित अगर अपराध हो तो उस स्थिति में भी जो दोषी होगा उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, लोक सेवक या फिर पुलिस अधिकारी की अगर हत्या होती है, यदि अभियुक्त ने किसी लोक सेवक या किसी पुलिस अधिकारी या फिर किसी सशस्त्र बल के सदस्य की हत्या की है तो इसे भी गंभीर अपराध माना जाता है और ऐसे मामलों में मृत्यु दंड की जो संभावना है, जो सजा है, वो अधिक प्रबल हो जाती है। यही नहीं, कर्तव्य निर्वहन के दौरान अगर हत्या किसी की जाती है, यदि अभियुक्त ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय किसी व्यक्ति की हत्या की है तो यह भी मृत्यु दंड की दिशा में देखें तो एक प्रमुख कारण हो सकता है और इस परिस्थिति में मृत्यु दंड की जो सजा है वो दी जा सकती है। तो ये हमने कुछ परिस्थितियां देखा जिसके तहत कहीं ना कहीं देखें तो मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। अब हम देख लेते हैं कि मृत्यु दंड नहीं देने वाली परिस्थितियां कौन सी हैं। जैसे आयु कम होना या कहें बहुत वृद्ध होने की स्थिति में जो दोषी है तो वो क्या होता है कि वो मृत्यु दंड की सजा से बच सकता है। अभियुक्त के सुधार की अगर संभावना है, जैसा कि दोनों मामले हैं, जैसे कम आयु जो एक स्टैंडर्ड है इसमें ये कहा जाता है कि अगर बहुत कम आयु का अपराधी है तो उसमें सुधार की संभावना देखते हुए वो मृत्यु दंड की सजा से बच जाता है। ऐसे ही देखें तो किसी के निर्देश पर अगर अपराध किया गया है तो इस परिस्थिति में भी जो मृत्यु दंड है उसकी सजा से जो भी कह सकते हैं कि दोषी होता है वो बच जाता है। इसके अलावा देखिए, यदि अभियुक्त अपराध के समय अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में रहता है तो इस आधार पर भी मृत्यु दंड से वो बच सकता है। इसके अलावा यदि अभियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के निर्देश पे कार्य कर रहा हो और इस दौरान कहीं ना कहीं उससे जघन्य अपराध होता है तो इस मामले में भी कहीं ना कहीं जो मृत्यु दंड है उससे बचने में उसे मदद मिल जाती है। और इसके अलावा यदि अभियुक्त का मानना हो कि उनके कार्य नैतिक रूप से उचित थे तो ऐसी परिस्थितियों का लाभ दोषी को मिलता है और इन परिस्थितियों में वो मृत्यु दंड से बच सकता है। इसके अलावा देखिए, यदि अभियुक्त मानसिक रूप से पीड़ित है और अपने कृत्य की आपराधिकता को समझने में असमर्थ है, ऐसी अगर परिस्थिति हो, जैसे मान लिया कि अगर कोई मेंटल रूप से देखें, कोई डिसऑर्डर हो, कोई बीमारी हो या कोई पागलपन की स्थिति में हो तो उस स्थिति में यही कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से अगर वो विक्षिप्त है और अपने द्वारा किए गए किसी भी आपराधिक कार्य को वो समझ नहीं पाता है तो उस स्थिति में भी ये कहा जाता है कि जो भी दोषी होता है वो मृत्यु दंड की सजा से बच सकता है। तो ये हमने देख ली कि आखिर परिस्थितियां कौन है। अब बात करते हैं कि वे कौन सी गंभीर परिस्थितियां हैं जिसमें मृत्यु दंड दिया जा सकता है या फिर मृत्यु दंड से बचा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर उल्लेख किए गए हैं। जैसे अभियुक्त की जो आयु है, इसके संदर्भ में ये कहा गया है कि कम आयु एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आधार है। इसमें यह कहा गया कि यदि अभियुक्त की जो आयु है वो 30 वर्ष से कम हो तब सुधार की संभावना को देखते हुए मृत्यु दंड से बचा जा सकता है, ये बात कही गई है। इसके अलावा देखिए, अगर विवादास्पद उपयोग की बात करें तो विधि आयोग ने अपने 262वें जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा है कि आयु का मृत्यु दंड कम करने में बहुत असंगत रूप से उपयोग किया गया है। इस पर कहीं ना कहीं विचार किया जाना चाहिए और उम्र को नजरअंदाज
करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें कुछ मामले दिए गए हैं। जैसे कुछ मामलों में देखें तो शंकर जो किशन राव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013 का मामला है, इसको आधार बनाया गया है, जिसमें आयु को कम करने वाला जो कारक माना गया, जबकि अन्य मामलों में ये अप्रासंगिक हो सकता है। तो ऐसे जो मामले हैं उनको भी आधार बनाया गया। इसके अलावा देखें तो अपराध की जो प्रकृति है वो भी काफी मायने रखती है मृत्यु दंड की सजा के प्रावधान के संदर्भ में। जैसे अगर समान अपराध हैं, उनसे ये कहा गया है कि समान नेचर के किए गए जो अपराध हैं उनसे तुलना होनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने शंकर खाड़े मामले में कहा कि अदालत को सजा तय करते वक्त पहले समान अपराधों से संबंधित जो भी मामले हैं, उनसे संबंधित जो भी केस स्टडी है, जो निर्णय है, उनसे कहीं ना कहीं तुलना की जानी चाहिए, उसके बाद ही न्यायालय को निर्णय दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की बातें कही गई है। दुर्लभतम से दुर्लभतम जो सिद्धांत है, इसका ये कहा गया कि यदि सिद्धांत केवल अपराध की प्रकृति पर आधारित होना चाहिए, न कि आरोपी की व्यक्तिगत परिस्थितियों पर। तो ये एक महत्वपूर्ण आधार है कि अपराध की जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं इसमें मृत्युदंड की सजा देने में उसे आधार बनाया जाना चाहिए, ये न्यायालय ने कहा है। इसके अलावा देखिए सामूहिक जो अंतरात्मा है उस पर जो प्रभाव पड़ता है उसको भी आधार बनाया गया, जिसमें कहा गया है कि सामूहिक अंतरात्मा आहत होना, अगर इसकी बात करें जैसे मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य का जो मामला है वर्ष 1983 में, इस मामले में अपराध ने समाज की सामूहिक जो अंतरात्मा है उसको आहत किया। तो ऐसे अगर मामले हों तो इस तरह के मामलों में मृत्यु दंड दिया जा सकता है, ये कोर्ट का कहना है। यही नहीं, केंद्रित अगर निर्णय हो, सेंट्रलाइज अगर डिसीजन हो, जैसे विधि आयोग ने ये कहा है कि इस तरह के अगर निर्णय केवल अपराध के कारण पर आधारित होते हैं, न कि आरोपी की परिस्थितियों पर, तो ऐसी परिस्थितियों में जो भी अपराधी होगा, जो दोषी होगा, उसे मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा देखिए एक दो और परिस्थितियां हैं, जैसे सुधार की जो संभावना है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आधार है। इसमें कहा गया है कि सुधार की संभावना का जो सिद्धांत है उस पर विचार किया जाना चाहिए। जैसे बच्चन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को ये साबित करना होगा कि सुधार की कोई संभावना नहीं है, उसके बाद ही मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। यही नहीं, इसमें साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है। जैसे संतोष बरियार बनाम जो महाराष्ट्र राज्य 2009 का मामला है, इसमें अदालत ने कहा कि यह साबित करना आवश्यक है कि दोषी सुधारात्मक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है, इस स्थिति में ही उसको मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। तो ये बात सुधार के आधार पर कही गई है। इसके अलावा देखिए परीक्षण के भी चरण को आधार बनाया गया, जिसमें अलग अलग सुनवाई की बात कही गई है। सुनवाई की जो समय सीमा है उसको आधार बनाया गया है। तो इसमें कानून का क्या कहना है, तो अलग अलग सुनवाई के मामले में कोर्ट का ये कहना है कि बच्चन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दोषी ठहराए जाने के बाद जो मृत्युदंड है उस पर अलग से सुनवाई की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए, तो यह तभी समझाया जा सके कि मृत्युदंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सुनवाई की जो समय सीमा है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि कुछ मामलों में सुनवाई एक ही दिन में हो सकती है, जबकि कई सारे ऐसे मामले होते हैं उन मामलों में वास्तविक, प्रभावी और सार्थक जो सुनवाई है उसका बड़ा ही महत्व होता है। तो इस कारण से प्रॉपर समय लेकर सुनवाई होनी चाहिए, उस सुनवाई की समय सीमा होनी चाहिए। अलग अलग स्तर पे हुई जो सुनवाई है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए, उसके बाद ही मृत्युदंड जैसी जो सजा है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए सजा की सुनवाई में निष्पक्षता को आधार बनाया गया है, जिसमें सुनवाई के प्रभाव को कहीं ना कहीं इसमें उसका उल्लेख मिलता है। जैसे एक मामला है दत्ता राय बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये 2020 का मामला है, और इस मामले में अदालत ने ये माना कि यदि मृत्युदंड की सुनवाई के दौरान कोई सुनवाई नहीं हुई तो यह मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का एक वैलिड रीजन होगा, ये बात कही गई है। इसके अलावा स्वप्रेरणा जो कार्रवाई है, ये 2022 से संबंधित मामला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये सवाल उठाया कि क्या दोष सिद्धि के दिन ही सजा सुनाना सार्थक है, और प्रभावी सुनवाई की आवश्यकता को
क्या ये पूरा करता है? तो ऐसे कई सारे आधार हैं, परिस्थितियां हैं, जिनके आधार पर कहीं ना कहीं जो कोर्ट है उसने मृत्यु दंड के संदर्भ में बहुत सारे जो निर्णय हैं वो देने का प्रावधान बनाया है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये जो मामला था ये क्या था, और आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जो महिला डॉक्टर है उसके बलात्कार, उसके हत्या की दोषी संजय राय को आखिर आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने क्यों सुनाई, किस आधार पर उसे मृत्यु दंड नहीं दिया, और मृत्यु दंड देने के लिए आखिर अपने यहाँ यानी भारत में कौन से कानून में प्रावधान है, कौन से मृत्यु दंड नहीं दिए जाने के और दिए जाने के पीछे कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान है, उनकी हमने चर्चा की। प्रश्न है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत के अनुसार भारतीय कानून में मृत्यु दंड कब दिया जा सकता है? विकल्प है केवल आतंकवादी हमलों के मामले में, केवल महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में, केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में, और डी है केवल आर्थिक अपराधों के मामले में। तो इस तरह से पूरे मामले से जुड़े हुए जो भी अभी हाल ही में न्यायालय ने जो निर्णय दिया है और उस निर्णय दिए जाने के पीछे आखिर कोर्ट ने क्या तर्क प्रस्तुत किया है उस पर हमने चर्चा की। अब आगे आने वाले समय में देखना है कि आखिर ये जो मामला है अब किस करवट लेता है या इस पर और क्या आगे प्रोसीजर होता है, ये देखने वाली बात है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।